Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 12th class student. और आज की पाठशाला में हम सेट नंबर 5 की बात करेंगे. बहुत ज्यादा गैप हो गया है 12th क्लास के लिए और इसकी वजह ये थी क्योंकि कंटिन्यूएशन में 10th क्लास को लाना था और साथ ही साथ मेरे बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे जो अनसॉल्व हैं वो बच्चों के पास थे जो आज मुझे रिटर्न हुए हैं. अब मेरी प्रैक्टिस और यही रहेगी कि आपके लिए ये जो 12th क्लास की सीरीज है वो लेकर के आऊं. आज की पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है. मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर समय अपने आप को एनालाइज करना चाहिए और अगर आपके अंदर कोई ऐसा ड्रॉबैक्स है जो आपकी सक्सेस के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो यू कैन वर्क ऑन इट. आपको उसमें वर्क करना चाहिए, ठीक है, और उसे कोशिश करनी चाहिए कि आप उसे अच्छा कर सके. अपनी क्वालिटी को और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, उसे समय देना चाहिए. अगर मैं आज की पाठशाला की बात करूं तो देखिए आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो है सेट नंबर 5 और मैं बता रही हूं कि जो अभी तक जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपको पता होगा कि 33 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 30 क्वेश्चन 12th क्लास में करने होते हैं. समय मिलता है 3 घंटे 15 मिनट का और उसमें सब कुछ आपको करना होता है, तब जाकर के आप एक नए सिरे पे खड़े हो पाते हैं. मतलब 90s के ऊपर तब आपके मतलब नंबर आ पाते हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए. चलिए, तो दूसरे के गा क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं जो पूछा गया है इसमें. उससे पहले के क्वेश्चन सारे हो चुके हैं. पूछ रहा है कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं, ठीक है. तो भारत में जो पारिस्थितिकी के जनक हैं पी माहेश्वरी हैं, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है. और इसको हमेशा पारिस्थितिकी जब शब्द आता है, अब बच्चे कहते हैं कि मैम पारिस्थितिकी आउट ऑफ सिलेबस है. मैंने कई बार बताया, कईयों बार कहा, ठीक है, कि बेटा इकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा आता है, हमेशा आता था, आएगा, ठीक है. हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं कि ये नहीं आएगा. मुझे पता है कि रेड्यूस सिलेबस में है. एवोल्यूशन के लिए नहीं, मैंने कहा कि कभी नहीं कहा कि एवोल्यूशन आ जाएगा, ठीक. हम हमेशा इकोलॉजी के लिए पीछे पड़े रहते कि बेटा इकोलॉजी आएगी, इकोलॉजिकल पिरामिड आएगा, संख्या का पिरामिड आएगा, फ्लो ऑफ जो ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, वो आएगा. तो हमेशा ये आता है. अब से याद रखिए, जब बात पारिस्थितिकी की होती है तो पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया, ठीक है, एजी टांसले कौन थे, ठीक है. तो रीटर एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये शब्द दिया था. प्रयोग एजी टांसले ने किया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है. और इसके 2 घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक, ठीक. ये इतनी बात आपको पारिस्थितिकी तंत्र में छोटी छोटी चीजें याद होनी चाहिए. कह रहा कि टाइफाइड बुखार किस जीव से उत्पन्न होता है. टाइफाइड बुखार जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा उत्पन्न होता है. तो टाइफाइड जो होता है ये काफी ज्यादा, इसमें क्या होता है, फीवर आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेन होता है, बॉडी पेन होता है. और इससे क्या होता है कि कुछ लंग जो ट्रैक है वहां पे भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. आप इतना बता देंगे कि किस जीव के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ठीक. कह रहा है कि शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए. दूसरे का रा जो क्वेश्चन है, देखिए, शुक्राणु जनन यानी कि शुक्राणु के निर्माण होने की क्रिया को या उसके बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं, ठीक. पूरी क्रिया इसकी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, शुक्राणु जनन कहलाती है. तो इसमें क्या होता है कि पहले एक सेल होती है, ठीक है, इस सेल का स्पर्म सेल, ठीक है. अब ये सेल क्या करेगी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड को डिवाइड करके, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करती, डिवाइड होती है, स्पर्मेटेड बनती, तब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. तो ये प्रोसेस होता है लंबा, ठीक है. और इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है. कौन कौन सा होता है, तो मियोसिस फर्स्ट फेज,
ठीक है, मियोसिस सेकेंड फेज होता है। तो हमने देखा होगा, आप लोग देखते हैं जब मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड फेज मतलब स्पर्मजेनेसिस के प्रोसेस में 4 सेल्स बनती हैं, ठीक है, और वो क्या होती है, स्पर्म सेल्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या करती है, ये मतलब इनका डिवीजन होता रहता है, और जब वो एप्रोप्रिएट स्टेज आती है तो वो अपना फंक्शन करती हैं, बाकी ऐसे ही रहती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो शुक्राणु जनन का ये काम होता है। कह रहा है कि तीसरे का जलोद्विद पौधों के आकार के अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। देखिए, जलोद्विद पौधे के आकार के अनुकूलन, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जलोद्विद अनुकूलन क्या होते हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है, अब बच्चे कहेंगे कि मैम ये कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो अनुकूलन या अडॉप्टेशन का जो टॉपिक है वो आपके प्रैक्टिकल में है, ठीक है। और प्रैक्टिकल जो चीज होती है ना, जो हमारे सब्जेक्ट के साथ लगी हुई है, ठीक है, चाहे वो जीव विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है, इट मे बी कि वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अगर वो ऐड है तो इट इज योर ड्यूटी टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, सो इट इज योर ड्यूटी। और हमें अगर इसमें कोई क्वेरी है देन आस्क योर लेक्चरर, तो हमें पूछना चाहिए, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, जलोद्विद अनुकूलन मतलब जल में पाए जाने वाले जीव में, या ये जल में पाए जाने वाले जीवधारियों के शरीर में उसके वातावरण के आधार पर, किसके वातावरण के आधार पर, उसके जल के वातावरण के आधार पर शरीर में होने वाले आकार की परिवर्तन को, शरीर में होने वाले आकार की परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, जलोद्विद अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोद्विद अनुकूलन कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब इसमें हम जलोद्विद अनुकूलन में क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि जल के भीतर या अंदर या उसके किनारे पर जितने भी पौधे पाए जाते हैं वो मांसल ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है। ये होता क्या है, ये एक्वेटिक एडाप्टेशन या जलोद्विद अनुकूलन के कारण होता है। इनका तना पत्ती कैसा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, कोमल होता है। तो ये भी एक क्या होती है, विशेषता होती है। क्या होती है, विशेषता होती है। और अगर आप देखेंगे तो जिनका स्ट्रक्चर होता है बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता, मतलब कि अगर हम इनकी संरचना की बात करें तो जो इनकी लंबाई होती है बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है। तो ये भी है, सॉफ्ट होंगे, संरचना सॉफ्ट होंगी, ठीक है, मांसल गूदेदार हो सकते हैं, ठीक, और ये क्या होंगे, ज्यादा लंबाई नहीं होगी। तो ये सब सारे जलोद्विद अनुकूलन के क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, इंडिकेशन है जो बताते हैं कि हाँ इसमें जलोद्विद अनुकूलन या एक्वेटिक एडाप्टेशन हो रहा है। जैसे ये पादपों में होता है वैसे ये जीवों में भी होता है। और जब ये जीवों में होता है तो जीवों के आधार पर अनुकूली विकिरण इसमें होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब जब हम इतना समझ लेते हैं तो हमें ये भी समझना होता है कि अनुकूली विकिरण क्या होता है। देखिए, चाहे हम अगर ये कहें अनुकूलन, और अनुकूलन के आधार पर किसी भी संरचना का परिवर्तन होना, उसी को दूसरी भाषा में अनुकूली विकिरण बोलते हैं। तो किसी भी जीवधारी का उसके वातावरण के परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी संरचना आकार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, अनुकूली विकिरण कहलाता है। इस विकिरण या अनुकूली विकिरण के फलस्वरूप ही एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ये पूरी संपूर्ण क्रिया अनुकूली विकिरण कहलाती है। तो ये बात, विकिरण का मतलब ये होता है, विकिरण जो होती है जैसे कि किसी भी जीव पर पड़ी, सूर्य की विकिरण की हम बात करते हैं, तो सूर्य की विकिरण अगर मान लीजिए पड़ी तो जो पड़ती है तो वो स्प्रेड होने लगती है, ठीक है, वो पूरे बढ़ रही है तो फैल रही है, तभी तो वो चीज हो रही है। तो इसीलिए अनुकूली विकिरण का भी मतलब होता है परिवर्तन हुआ, परिवर्तन से जीव की संरचना में परिवर्तन हुआ, और जीव की संरचना से जब परिवर्तन हुआ तो वो क्या होगा, नए जीव का निर्माण होगा। इसी को बोलते हैं अनुकूली विकिरण। और ये क्वेश्चन आया, अब हम सिलेबस देखते हैं। बच्चे बहुत होशियार है, वो सिलेबस देखते रहते हैं कहाँ से आए कहाँ से आए। प्रैक्टिकल का सिलेबस है और प्रैक्टिकल के सिलेबस में कुछ चीजें याद करके चलनी पड़ती हैं। कह रहा है कि तीसरे का खा, कह रहा है कि परजीविता सहोपकारिता में अंतर लिखिए। देखिए, शब्द ही खुद बता रहा है, साइंस ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे कोई भी शब्द है, कोई भी अगर टॉपिक है, तो उसका क्या होता है, दे हैव द पर्टिकुलर मीनिंग विदाउट एनी टाइप ऑफ ए पर्टिकुलर मीनिंग, वी कैन नॉट प्रिज्यूम दिस सब्जेक्ट। हम इस सब्जेक्ट की कल्पना नहीं कर सकते। तो हमें ये पता होना चाहिए, पर का मतलब दूसरों पर, जीविता का मतलब जीवन। तो ऐसे जीव जो अपने
अपने पोषण के लिए, अपने जीवन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं उन्हें परजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी जो किसी जीव के शरीर के अंदर पोषण प्राप्त करेंगे, अंतःपरजीवी। बाह्य परजीवी शरीर के बाहर प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आप ये बता सकते हैं। ठीक, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या होते हैं जो अंदर पाए जाते हैं, जैसे एंटमीबा जिंजीबेलिस, एंटमीबा हिस्टोलिका। ठीक, ये प्रोटोजोन्स हो गए। बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, बात समझ में आ रही? ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्या है? ये सारे क्या है? परजीवी है। क्या है? परजीवी। सहोपकारिता। देखिए, अगर मैं पोषण की विधि के आधार पर बताऊं तो देखिए, पोषण की ऐसी विधि जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को जो ना लाभ होता है ना हानि होती है, इसको ही क्या बोलते हैं? सहोपकारिता। ठीक, जीवों में परस्पर संबंध की जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं सहोपकारिता। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप देखेंगे कि आम का पेड़ होता है और आम के पेड़ में कोई कीट है। ठीक है, आप एक विशेष प्रकार का कीट पाया जाता है। ठीक है, और वो कीट क्या करेगा? आम के पौधे से तो क्या करेगा? खाता रहेगा, रस को चूसता रहेगा, लेकिन आम के पौधे को, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ना उससे लाभ होता ना हानि होती। इस तरीके की जो विधि होती है उसी को बोलते हैं सहोपकारिता। क्या बोलते हैं? सहोपकारिता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। कीप वॉचिंग।